बहुत स्वागत है आप सभी का आपके प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र में। सौरभ शर्मा हम आपके साथ रोज की तरह बातें करेंगे खुलकर और वो बताएंगे जो आपको कोई और नहीं बताता। बात देखिए, आज चुनाव आने वाला है तो चुनाव की होगी और स्टूडियो में हमारे साथ एक खास मेहमान भी हैं, तो आपको सीधे ही मिलवा दूं बिना सस्पेंस बनाए। हमारे साथ है बीजेपी के सीनियर लीडर पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन जी। सर बहुत स्वागत आपका। अनंत विजय जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। अनंत जी बहुत स्वागत आपका। और वरिष्ठ पत्रकार अजीत बेदी जी हमारे साथ हैं। अजीत जी बहुत स्वागत आपका। देखिए नेता लोग, देखिए आपको मेरी सहायता करनी पड़ेगी, चुनाव से पहले कभी सच नहीं बोलते, चुनाव के बाद बोल देते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। आज लेकिन ये शपथ उठाई है शाहनवाज जी ने, जो बोलेंगे सच बोलेंगे और हम सच ही बोलते हैं, हाजी हैं और 3 बार के हाजी हैं, मतलब अलहाज। तो मैं आप शुदा कभी मैं झूठ बोलते ही नहीं, मैं बता रहा हूँ आप। तो मैं शाहनवाज जी शुरुआत बधाई से कर दूं, तो सुना आप चुनाव लड़ रहे हैं। नहीं, मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते काम करता हूँ। पूरे बिहार में घूमा, अभी 38 जिले में मैं करीब 33 जिले में घूमा और 22 दिन लगातार मैंने एनडीए सम्मेलन किया। 13,337 किलोमीटर गाड़ी अटल जी की पुण्यतिथि से लेके विजय मल्होत्रा जी की पुण्यतिथि जो हुई तो मैं आया दिल्ली। मैं बिहार में काम कर रहा हूँ और जिम्मेदारी ये है कि एनडीए की फिर से सरकार बनानी। तो मेरी जो जिम्मेदारी है मैं कर रहा हूँ। पार्टी क्या निर्णय करेगी, जो हुक्म करेगी, पार्टी कहेगी, पार्टी को जो पसंद होगा वही बात करेंगे। पार्टी कहेगी दिन को रात तो रात कहेंगे। देखिए अभी जब वो आए ना, मुझे मिले तो कई बार मुझे प्रोग्राम में, पहले तो हम अक्सर करते थे, अनिल जी को मालूम है, शेर पढ़ते थे, गाना कोई याद कोई लाइन याद आ जाती थी। शाहनवाज जी को देखते ही मुझे एक लाइन याद आई। वो एक असल पुरानी फिल्म है, ढोल बजने लगा गांव सजने लगा कोई लौट के आया है। तो कोई ये लौटने वाला मोमेंट है इनका। वो पूरी खबर नहीं बता रहे, खबर ये है कि शाहनवाज जी चुनाव लड़ रहे हैं। कह रहे थे जो आदेश होगा, हमें तो ये मालूम है कि आदेश हो गया है। और 98 पहली बार आप एमपी बने, यंगेस्ट मिनिस्टर बने थे। 98 में लड़े, पहली बार लड़े थे तस्लीमुद्दीन साहब से किशनगंज में। किशनगंज, जो किशनगंज की शुरुआत थी 99 में जीते, तो वो सर मंत्री रहे और फिर 2005 में भागलपुर आ गए 4 के बाद, और फिर भागलपुर से 2 बार एमपी रहे। तो ये पार्टी कट टू 99 हो रहा है किशनगंज वाला मामला। अच्छा, किशनगंज से टिकट पक्का हो गया इनका? ये इनकी खबर है। अच्छा, ये इनकी खबर है। ऐसा है कि सामने बैठे हुए हम लोग हॉर्सेस माउथ से सुनेंगे, मतलब कहीं से दो शाहनवाज जी के लिए कोई भाई जब तक हमारी पार्टी में, मैं खुद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी का 18 साल मेंबर रहा हूँ। बीजेपी में पूरे बिहार से मेरे अलावा कोई मेंबर नहीं हुआ। जो डिसीजन मेकिंग बॉडी है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी है, वो तय करेगी कौन उम्मीदवार कहाँ से होगा। उससे पहले अजीत द्विवेदी जी पत्रकार हैं, इनको मेरे से ज़्यादा मेरी चिंता रहती है। तो ये इन्होंने कहीं पे कह दिया और ये चर्चा चलने लगी। लेकिन एक ही मकसद है, एक ध्येय, कि फिर से नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ें, जीते और सरकार बनाएं, जिसमें चिराग पासवान जी की पार्टी, मांझी जी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, बीजेपी, जेडीयू। अभी तो समझौता होना है कौन सी सीट पे कौन लड़ने वाला है, तो ये तय होना है। अब मैं देखिए इस पे आपको और फोर्स तो कर नहीं सकता, ये तो जब खबर आएगी फिर आधिकारिक तब आएगी। से हम चर्चा कर सकते हैं ना कि क्या किशनगंज भेज के इनको फंसाया जा रहा है। ये अजीत जी बताएंगे। नहीं, क्यों आप कह रहे हैं कि फंसाया जा रहा है? किशनगंज से ही आए थे ना, से ये भागलपुर आए, इनको दशकों हो गए भाई साहब। 75 साल के इतिहास में एक ही बार भारतीय जनता पार्टी किशनगंज से जीती, एमपी हुए, शाहनवाज साहब एमपी हुए वहां से, और अभी तक कोई एमएलए भी नहीं जीता है। बिल्कुल, बहुत नजदीकी मुकाबले में पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार थी वो 1300 कुछ वोट से हार गई थी, उसके पहले 10,000 वोट से हारी थी। ट्रिंगलर होता है वहाँ, होता है, एमआईएम का भी कैंडिडेट होता है और एक फिर आरजेडी कांग्रेस से होता है, कांग्रेस का यह भी सिटिंग एमएलए है और बीजेपी लड़ती है। इसके बावजूद नहीं निकाल पाती है वो दोनों पार्टियां, एमआईएम और कांग्रेस दोनों बहुत वोट लेते हैं तब भी। मेरी ही बात को आगे बढ़ा रहे हैं, वही आप ही की बात आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो फंसाना नहीं है, वो उस पूरे इलाके में जो सबसे कमजोर इलाका है उस इलाके को मजबूत करना, उस इलाके से बोनस की सीट लेके आना। वो बोनस की सीट होगी, वहां से अगर आप जीत के आए तो वो बोनस की सीट होगी। देखिए मैं तो ये कहूंगा, अगर ये खबर सच साबित होती है, आपकी खबर है सच्ची होगी, तो खबर ये है कि बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनने वाली है। नहीं, थोड़ी है, ये तो फैक्ट है। मैं कह रहा हूं अगर किसी नेता को कोई चैलेंजिंग काम दिया जाए
तो मैं तो कहता हूं ये उसको एक कॉम्प्लीमेंट है कि आपको एक चैलेंजिंग टास्क जो है वो दिया जा रहा है। अब किशनगंज 70% मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी बता ही दिया उन्होंने, एक ही बार एमपी हुआ बीजेपी का, आज तक कोई विधायक नहीं हुआ। लेकिन इस बार तो 4 कॉर्नर फाइट है ना शाहनवाज साहब, प्रशांत किशोर भी तो है, वैसे हल्कान किए हुए हैं आप लोगों को आजकल। नहीं देखिए, पूरे बिहार में जब भी चुनाव होता है तो एक न एक नई पार्टी आती है, उसका दावा भी बड़ा होता है। अभी पिछले चुनाव में जितने भी यहाँ से एंकर जाते थे वो पुष्पम प्रिया चौधरी का इंटरव्यू करते थे। सही बात। और वो भी एक नई पार्टी लेकर आई थी और उन्होंने भी बहुत अच्छे वादे, बहुत अच्छे ख्वाब दिखाए थे। रिजल्ट बाद में जो भी हुआ वो एक अलग बात है, मैं आलोचना नहीं करता। अभी भी प्रशांत किशोर एक ख्वाब लेकर आए और वो ख्वाब दिन में ही दिखा रहे हैं। वो जो चीज़ें कह रहे हैं वो चीज़ें हम लोग कर चुके हैं। आज नीतीश कुमार की क़यादत में रोड, बिजली, पानी, सड़क, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हुआ है। जब मैं इंडस्ट्री मिनिस्टर रहा तो आप देखिए हमने डेवलपमेंट शुरू किया। उसी किशनगंज में अनमोल बिस्किट की फैक्ट्री लगी, कई 100 लोगों को नौकरी मिली और गलगलिया का जो इलाका था वो इंडस्ट्रियल हब बन गया। आप कई इंडस्ट्री आप जाएंगे, जैसे बंगाल से आपने नक्सलबाड़ी सुना होगा, उसको क्रॉस करेंगे, बताशी की तरफ आएंगे, फिर गलगलिया शुरू होता है, इंडस्ट्री वहाँ से लगी। और बॉर्डर चले जाए कैमूर, कैमूर पे है, मैं बता दूँ आनंद जी, खुद ब खुद स्वतः बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लग गई, टेक्सटाइल की और कई चीज़ की। मुझे जब जिम्मेदारी मिली थी तो इंडस्ट्री मिनिस्टर के नाते लोग मजाक उड़ाते थे। कई पत्रकारों ने, खुद अजीत द्विवेदी जी ने मुझे फ़ोन किया कि उद्योग है नहीं, किस विभाग के मंत्री बने। हमने कहा आप इंतज़ार कीजिए, 17 इथेनॉल प्लांट लगे। आपको पता है ग्रेन बेस इथेनॉल इंडस्ट्री में बिहार नंबर 1 है। ये पीके भी नहीं बता रहे, यानी इंडस्ट्री नहीं है। ये कहना कि इंडस्ट्री नहीं है एकदम गलत है। सीमेंट प्लांट लगे, टेक्सटाइल के प्लांट लगे। तो और मुझे गिरिराज भाई से बड़ी उम्मीद है, मेरे दोस्त हैं, बांग्लादेश के वो खिलाफ रहते हैं, बांग्लादेशियों के भी वो खिलाफ हैं। तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर टेक्सटाइल का हब बांग्लादेश बन सकता है तो बांग्लादेश में अब पूरी दुनिया का इंटरेस्ट नहीं रहा, तो बांग्लादेश की जगह बिहार टेक्सटाइल का हब बन सकता है। तो इंडस्ट्री बिहार में कौन सी आएगी? या तो फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री आएगी या टेक्सटाइल की आएगी। आपके यहाँ चंपारण में चनपटिया मॉडल जाके देखिए। मैं इसलिए इस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि लोग कह रहे हैं बिहार में कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा नहीं है। बिहार में बड़ी इंडस्ट्री लगी, मैंने उस चुनौती को स्वीकार किया, लगा के दिखाया। आज मैं कह रहा हूँ, आप ये मानकर चलिए कि आने वाले दिनों में जब इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा, बिजली होगी, रोड होगा, एयरपोर्ट होंगे, तभी तो लोग आएंगे। समुद्र अच्छा नहीं चले, खैर आपने गौर किया कि नहीं किया, ये तो जनता सर डिसाइड कर देगी चुनाव में, काम तो वही बताती है। गिरिराज जी का आपने नाम लिया, मुझे लगा कहेंगे कि गिरिराज जी कुछ ऐसा कहेंगे चुनाव से, मुझे बड़ी उम्मीद है उन्होंने कुछ बीच में कुछ ऐसा बोलेंगे। तीनों लोगों के चेहरे पे मुस्कान थी। फिर मुझे आप शायद काम की बात कर रहे थे, बाबू तो कही देते हैं सर, उनसे वो किसी की अपेक्षा पर हमेशा खड़े उतरते हैं। वो बात तो हम लोग अभी क्या छेड़े, वो पुरानी बात हो गई। आपकी क्या है, हमारी अपेक्षा तो है आपकी अलग, गिरिराज जी, गिरिराज जी एक बेहतरीन टेक्सटाइल मिनिस्टर जाने जाए, मेरी अपेक्षा ये है, क्योंकि मैं भी टेक्सटाइल का मिनिस्टर रहा हूं। अच्छा हैं आप, मैं आप थोड़ा अपने मुकामा में जो सूता फैक्ट्री थी, 52 एकड़ जमीन अभी भी घेर के रखा हुआ है। हाँ, तो गिरिराज जी लगाएंगे उसमें, चालू करवा दीजिए। मैं थोड़ा सा शाहनवाज जी की बात से डिफर करता हूं। पुष्पम प्रिया में और पीके में बहुत अंतर है। क्या? पीके एक सीरियस प्लेयर के तौर पर 3 साल से बिहार में है। पुष्पम प्रिया चुनाव के कुछ दिनों पहले आई थी, अखबारों में और टेलीविजन चैनलों पे विज्ञापन देके उन्होंने सोचा था कि जीत लेंगे। उन्होंने कोई पैदल यात्रा नहीं की थी बिहार के गांव-गांव में। वो इतने गंभीरता से इनकी पार्टी के नेताओं को या जनता दल यूनाइटेड के नेताओं को घेर नहीं रही थी। वो जिस प्रकार से संज्ञा चिपका रहे हैं, सर्वदलीय नेता, बिहार का हर आदमी आज अशोक चौधरी को सर्वदलीय नेता बोल रहा है। जायसवाल जी को पेट्रोल पंप को लेके इनकी, दरअसल ये है कि प्रशांत किशोर ने भ्रष्टाचार को एक सेंट्रल मुद्दा बना दिया है बिहार में। जिस बिहार में जाति पाति की ज्यादा बात होती थी, मैं सिर्फ नैरेटिव की बात कर रहा हूं, प्रशांत को वोट कितना मिलेगा ये तो बाद में तय होगा, लेकिन आज जो नैरेटिव प्रशांत किशोर ने खड़ा कर दिया है, वहां बीजेपी नेताओं के हलक क्यों सूखने लगते हैं उनका नाम सुन के। मुझे तो लगता है बीजेपी के नेताओं को दमदारी के साथ काउंटर करना चाहिए उनको,
कोई कहते जेडीयू के नेता नीरज जी अलग बात बोलते हैं, जो जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं, और वो कई सालों से आरोप लगा रहे हैं। तो पीके जो आरोप लगा रहे हैं लोग सुन रहे हैं उस बात को, पीके की बात को लोग सुन रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग उस सुने हुए पर वोट डालेंगे कि नहीं डालेंगे ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन जो नैरेटिव की लड़ाई चुनाव की घोषणा के पूर्व है, उसमें पीके सारे दलों से अजीत जी एक मिनट में, ये प्रशांत किशोर पहले लोग कहते थे बीजेपी पे नहीं बोलते, ज्यादा निशाना तेजस्वी यादव पर रखते हैं, तो वो कहते थे ये बीजेपी की बी टीम है। अब आजकल बीजेपी वाले कह रहे हैं ये तो कांग्रेस की बी टीम है। हाँ, कांग्रेस और आरजेडी के एजेंट हैं क्या प्रशांत? नहीं, देखिए प्रशांत किशोर अपना काम कर रहे हैं, मैंने तुलना नहीं किया। मैं ये कह रहा हूँ कि पिछले चुनाव में मैं देख रहा था कि जितने भी, चाहे वो जितने यूट्यूब के बड़े चैनल माने जाते हैं, जितने बड़े एंकर माने जाते हैं, वो जब जाते थे तो एक नई पार्टी आई थी, उससे उम्मीद बांधा हुआ था उन्होंने, और वो उनके इंटरव्यू करते थे और सोशल मीडिया पे वैसे ही आते थे। हर दौर में एक पार्टी आती है, आखिर बीजेपी भी तो एक पार्टी बन के आई और आरजेडी भी एक पार्टी बन के, जैसे इन्होंने कहा ना कि वो ज्यादा गंभीर प्लेयर तो लग रहे हैं। गंभीर प्लेयर, मैं नहीं कहता कि गंभीर नहीं है। मैं मानता हूं कि तेजस्वी यादव एक वोट बैंक लेके चुनाव में जा रहे हैं, जिसका आपने भी दिखाया, आपके उस पे मेरे आने से पहले मैं इंडिया टीवी देख रहा था, आपने लिखा MY समीकरण, मेरा घोर एतराज है उस पर। उसको अब YM समीकरण लिखिएगा इंडिया टीवी पे, क्योंकि नेतृत्व जो है Y के पास है, M तो पीछे झोला लेके घूम रहा है। ये सही बात है। ये अगर आबादी है करीब 13% यानी 14% यादव की, मुसलमान की 17.9 है, 18%, तो 18% वाला पीछे पीछे घूम रहा है। 14% जो है, जब नेतृत्व मिलेगा तो लालू यादव, राबड़ी यादव, फिर तेजस्वी यादव, और जब मंत्री का रेशियो भी निकाला, मैंने पूरा रिसर्च किया है कि उस पर 8 मंत्री यादव बनेंगे तो 4 मुसलमान बनेंगे। टिकट मिलेगा तो यादव को ज्यादा मिलेगा, मुसलमान को कम मिलेगा। या तो कहिए समीकरण नहीं है। मैं नहीं चाहता कि धर्म के नाम पर किसी को टिकट मिले, क्योंकि धर्म, संविधान नहीं कहता कि धर्म के नाम पर टिकट मिले, या जात को। पार्टियों को का कंफर्ट लेवल है कि उनके जो उम्मीदवार जीतने लायक होंगे, चाहे वो किसी जाति को हो, उनको उम्मीदवार बनाते हैं वो। और सामाजिक समीकरण का ध्यान सबको रखना ही चाहिए, हम लोग भी रखते हैं। लेकिन ये जो समीकरण चल रहा था, चुनाव में टूल क्या है? चुनाव में, हर चुनाव में ये टूल होता था कि जो सोकल्ड सेकुलर पार्टियां हैं वो कहती थी, मुसलमानों को डराती थी। जब मैं किशनगंज लोकसभा लड़ने गया था तो ऐसा लगता था कि बीजेपी में आ गया, कोई गुनाह कर लिया, अरे आप बीजेपी में हैं। अब वो बात नहीं है। लोगों ने देखा कि हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास किया है। मोदी के पहले का भारत, मोदी के नाम से डराओ, मोदी आ जाएगा, मोदी आ गए, मोदी आए तो 5 किलो अनाज दे रहे हैं, आपको आयुष्मान कार्ड दे रहे हैं, पक्का घर दे रहे हैं, गैस सिलेंडर दे रहे हैं। तब भी मुसलमान तो आपको वोट नहीं दे रहे हैं। वोट देना अलग बात, अब देने लगा है। मैं आपको कहूं, मुझे तो लग रहा है कि एक बार मुसलमान का वोट जो है ना अलग से कराना चाहिए, ताकि ये जो इल्जाम लगता है, कई मुसलमान मुझसे मिलते हैं, कहते हैं जी मीडिया वाला कहता है कि मुसलमान वोट नहीं देते। मैंने कहा भाई मीडिया वाला क्या कहता है उस पर हम लोग का कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन हाँ आप वोट देते रहिए। नहीं, उन्होंने आपसे क्या कहा कि हम देते हैं? जी जी कहते हैं देते हैं। कैसे गिनेंगे? जिस तरह खून का जो रंग है, नहीं खून का रंग लाल है तो वो पता नहीं लगेगा कि हिंदू है। इतना कुशवाहा, इतना कुर्मी, सबका गणित है बीजेपी के पास, मुसलमान का गणित नहीं है। वो एक सर्टेन नंबर ऑफ वोट मुस्लिम्स के भी आते हैं, नहीं वो आने लगे। आपको बता रहे नहीं, इस बार के चुनाव में बिहार में आएंगे, वोट भी आएंगे। हम आपको बताएं, एक मतलब ये है कि गुजरात में 2002 के चुनाव में ये सर्वे है, और ये सी वोटर का सर्वे है, पोस्ट इलेक्शन सर्वे है, कि 20% मुसलमानों का वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला गुजरात में। बिहार में तो है ही, पसमानदा का वोट तो नीतीश कुमार की वजह से मिलता हो या जिसकी वजह से मिलता हो, पसमानदा का वोट एक लेवल पर मिलता था जब पसमानदा की पॉलिटिक्स चली। लेकिन हम लोग का सिर्फ वो मुस्लिम यादव का आपने बहुत क्लियर कर दिया कि यादव मुसलमान है। 44 टिकट आरजेडी ने, आप भी कहीं जाए, मेरा हाथ जोड़कर विनती है आपसे कि MY मत कहिए, YM समीकरण। 44 टिकट पिछली बार आपने नंबर्स नहीं बताया, 44 टिकट आरजेडी ने यादव को दिए थे। 44 टिकट, उसके हिस्से में 100 सीटें थी, 144 सीटें थी, उसमें 44 सीटें उसने यादव को दी।
उसके 22-26 एमएलए हैं यादव के, तो वो तो है यादव मुसलमान का समीकरण है उनका। और उनको प्रशांत किशोर से ज्यादा चिंता होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि आप जहां मुसलमान नहीं देंगे हम वहां मुसलमान देंगे। तो वो एक फैक्टर है, वो बड़ा फैक्टर हद कर जाएगा इस चुनाव में। अजीत जी बात बताइए, ये दिखावे, इसमें कितना दिखावा है ये आप बताएंगे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार ओवैसी हो चाहे प्रशांत किशोर हो, प्रशांत किशोर ने कहा कि आपको मुसलमान वोट बंटने की चिंता है, तो मैं कह रहा हूं मैं आपके मुसलमान के सामने अपना मुसलमान कैंडिडेट नहीं दूंगा, आप भी ऐसा कीजिए। ओवैसी जी ने ढोल बजा बजा के जोर लगा लिया कि मुझे गठबंधन में ले लो, वोट नहीं बट मुस्लिम वोट ना बटे, इसके प्रयास तो हो रहे हैं ना इस बार। प्रयास हुए, लेकिन उस होने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। देखिए हर बार प्रयास होता है, और मुसलमान का वोट वहां बटेगा जहां उसको ये रिस्क नहीं होगा। अभी एक इस बात से हो सकता है कि शाहनवाज जी सहमत नहीं हो, लेकिन ये रिस्क जहां उसको होगा कि बीजेपी जीत जाएगी वहां नहीं बटेगा, या बीजेपी का नॉन मुस्लिम जीत जाएगा। अगर मुसलमान, हमको लग रहा है कि एक ही चेहरा होंगे, शाहनवाज साहब होंगे, हमारी दुआएं हैं, आप लड़े और आपकी खबर है, ऐसे कहीं दुआ तो बाद में नहीं, हम जीत की दुआ कर रहे हैं। तो अकेले होंगे, वहां वोट देने, वहां वोट हो सकता है कि इनको भी मिल जाए, लेकिन जहां रिस्क नहीं होगा, जोखिम नहीं होगा, जहां जोखिम नहीं होगा, जहां 3 मुसलमान कैंडिडेट हैं, या जेडीयू का भी मुस्लिम है, ओवैसी का भी मुस्लिम है, कांग्रेस आरजेडी का भी मुस्लिम है, तो वहां कोई खतरा नहीं, वहां तो बटेगा, जम के वोट बटेगा। जहां बीजेपी मजबूत है वहां नहीं बटेगा, वहां नहीं बटेगा, वहां वोट नहीं। आप बताइए इस पर, क्योंकि इस बार क्या है, इस बार हम 1 मिनट में खत्म कर रहे हैं। इस बार ये जोखिम दिख रहा है मुस्लिम कम्युनिटी को भी वहां, कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। अगर जीते तो किसी मुकाम पर 6 महीने में बने, 1 साल में बने, या पहले दिन बने, तो इसलिए उनका जो पहले से एक जो डर खत्म हुआ था, जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो डर वापस से बहाल हो रहा है कि नहीं, फिर हमको बीजेपी को रोकना। ये तो हम कल बात नहीं कर रहे थे, हमने 3-4 सर्वे देखा है, उसमें क्या आया, नीतीश कुमार एज सीएम फेस लोकप्रियता जो है वो नीचे जाती जा रही है। आज भी देखिए सी वोटर का लेटेस्ट सर्वे है, वो जी हाँ, नीतीश कुमार 16% पर आ गए हैं, 23 पर प्रशांत किशोर है, तेजस्वी नंबर 1, 36 बने हुए हैं। आप इससे असहमत हो सकते हैं, मगर ये क्या बता रहा है, इस पे इंटरेस्टिंग ये है, एज सीएम फेस देखने की ख्वाहिश लोगों की नीचे जा रही है नीतीश कुमार को। लेकिन आप इस सर्वे में भी पूछिए, कामकाज से संतुष्ट हैं, 61% कह रहे हैं हम संतुष्ट हैं, कल भी ऐसे ही आया। तो ये क्या बताता है, सरकार से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नीतीश जी शायद लोगों को लगने लगा कि वक्त आ गया कि अब चेंज होना चाहिए। वो उनके स्वास्थ्य को लेके जितनी बातें हैं, या जो उनका सार्वजनिक जिस प्रकार से एक्शंस कुछ लोगों ने दिखाया, उससे भी थोड़ा जनमानस तो इस बार बीजेपी बड़ी पार्टी है, बीजेपी बड़ा भाई है इस गठबंधन में, और सरकार में भी होगा। आप बड़ा भाई पार्टी में तो सीटों में तो हो ही गए थे पिछली बार, सरकार में नहीं होते। हम लोग जुड़वा भाई हैं, बड़ा भाई छोटा भाई की बात सर, जुड़वा में भी 1 मिनट का अंतर होता है, एक मिनट का अंतर, 1 सीट का अंतर को ही 1 मिनट का कहते हैं। मैं तो ये मानता हूं कि एक मन में, हमारे आपके भी मन में साफ होना चाहिए ये बात कि नीतीश कुमार जी की क़यादत में लड़ेंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरी बात यह है, हम लोगों ने अच्छा काम किया है, इसमें सेटिस्फेक्शन लेवल 61% आपने ही बताया, वो तो सब कह रहा है, तो उसमें कोई दो राय तो उसमें ये नहीं है। तीसरा, कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाना एक अलग बात है। ओवरऑल बिहार की तकदीर तस्वीर को संवारने में कोई कसर मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने नहीं छोड़ी है। जहाँ तक सवाल है, अब दुर्गा पूजा के बाद सीट एडजस्टमेंट भी हो जाएगा। हमारे जो एलाइज के बारे में कंफ्यूजन था, पिछली बार जो कुछ सीटें जीत गए थे वो, क्योंकि हमारे चिराग की रोशनी हमें नहीं मिल पाई थी। इस बार चिराग की रोशनी भी हमारे ही पास है, वो चिराग हमारे लिए ही जलेगा। पिछली बार चिराग तले हम अंधेरे में थे, अभी चिराग की जल तो आप ही के लिए रहा था, आपने रखा कहीं और था, कहीं बत्ती कहीं और लगाई थी आपने। तो ये चुनाव हम लोग बहुत कंफर्ट जोन में हैं। हमारे जो पार्टी का इंटरनल सर्वे है, अभी वो बहुत बेहतरीन है। हम मिनिमम 160 जीतेंगे मिनिमम, और उसके ऊपर जाएंगे। और हम जब ये कह रहे हैं कि हम 2010 में 210 जीत भी चुके हैं, ऐसा नहीं कि हम हवा में कह रहे हैं। हवा में कहना एक अलग बात है। लोगों को लगता है कि ये डबल इंजन की सरकार चाहिए। अब एयरपोर्ट बन रहा है, पूर्णिया में एयरपोर्ट बना, अब ठीक है हमारे मित्र पप्पू यादव कहें कि हम ही बनवा दिए हैं, लेकिन ज़मीन दी नीतीश कुमार जी ने, पैसा लगाया केंद्र सरकार ने, एयरपोर्ट बना, एयरलाइन शुरू हो गई। उसी तरह सीमांचल का वो पूरा इलाका, वहाँ अररिया से गलगलिया रेल लाइन बनवा दी, पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे बन रहा है। वो इलाका जहाँ आपको पता है, वो कहा जाता था, आप लोग तो सीनियर हैं, पता,
वो हम काला टीएनबी कॉलेज भागलपुर में जी, पढ़े, इसलिए हमको सब काला पता है। काला मेरे पिताजी भी टीएनबी कॉलेज से पढ़े। क्या बात है। पहले तो वो काला पानी कहा जाता था, लोग रोने लगते थे, नौकरी छोड़ देते थे सीमांचल जाने के लिए। तो वो इलाका आज सबसे तरक्की याफ्ता इलाका हो रहा है। फर्स्ट 5 स्टार होटल ऑफ बिहार मैफेयर कहाँ खुला? पूर्णिया के अंदर। यानी बाद में पटना में ताज कोई होटल अच्छी खुला। बात है, लेकिन मुझे तो हैरानी कितनी तरक्की हो रही है। हैरानी इस बात इसलिए की कह होती रहा हूं, है, हम जब 61% आपके गणित पे मैं जाता हूं, सी वोटर सी वोटर के जो आपने दिया तो आप ही का रेफरेंस, सी वोटर का कि 61% लोग सेटिस्फाइड हैं, तो क्या कारण है कि हम नहीं आएंगे? लोगों को तरक्की चाहिए, रोजगार चाहिए, उद्योग चाहिए, केंद्र अच्छा, का ठीक है, सपोर्ट चाहिए, नहीं नहीं, चाहिए? मैं कह रहा था 1 मिनट 10 सेकंड। सौरभ जी ये तो कह रहे हैं आप आइएगा, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि आप ही आइएगा या नीतीश बाबू आएंगे? मतलब नीतीश बाबू आएंगे, मतलब वो हमारा याराना इतना मजबूत है, नेतृत्व में हमारा चुनाव रिश्ता इतना लड़ेंगे। मजबूत है कि नेतृत्व- आप और हम नहीं हैं, नेतृत्व हम में लोग अब चुनाव हम ही लड़ेंगे। हैं। अब आप और मैं और तू नहीं, अब हम हैं। जेडीयू को मिला ही लेंगे पार्टी में। नहीं, हम लोग एक ही हैं, निशान अलग अलग है सहोदर लेकिन हैं, दिल सहोदर। मिले हुए हैं। सहोदर भाई, सही कहा। कोई भी और स्टेट होता, बीजेपी अपने नेता को आगे बढ़ाएगी, किसी कोई ना कोई एक लीडरशिप उभर के आ ही जाती है और वो बताना भी नहीं पड़ता, वो दिखने लगती है। बिहार एक ऐसा अपवाद है, और ना पार्टी के कोई नेता, शाहनवाज जी भी हैं, कोई इंडिविजुअल किसी नेता की बात नहीं करेगा कि हमारे बीजेपी के बड़े नेता फलाने साहब ये देखिए ये हैं, आगे चल के हमारे पास भी नेतृत्व आएगा। नहीं, कोई और राज्य होता नहीं पूरी बात बोलते। नहीं बताऊंगा, लेकिन फूड फॉर थॉट छोड़ता हूं। बिहार, दिल्ली और पंजाब, ये भाजपा के ऐसे राज्य हैं जहां कोई सिंगल लीडर नहीं है, कोई बड़ा नेता नहीं है। इसका ऐतिहासिक कारण है, शाहनवाज भाई जानते हैं, हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। आप लोग सोचिए, दर्शक सोचें इस पे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने क्यों वहां पर लीडर इमर्ज नहीं करवाया। ये तीनों जानबूझ के नहीं कराया। हाँ, मुझे लगता है, पता नहीं, वो सहयोगी पर इतने आश्रित हो गए कि वहां अपने लीडरशिप को भूल गई बीजेपी। अब बिहार में, आज के डेट में बिहार में पूछिए अगर इनको कि कोई मुख्यमंत्री बनना अगर चाहिए, इनसे सीनियर लीडर तो बिहार में भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है ना। ये मुस्लिम भी हैं, एक बीजेपी के लिए अच्छा फेस भी है, विकास की राजनीति भी की इन्होंने, इंडस्ट्री भी लगाई, जितना इनको 1.5-2 साल का मौका मिला। क्या कारण है कि बिहार में आज बीजेपी अपना कोई सिंगल नेता को आगे नहीं बढ़ा रही है? क्या मैं ये इसका जवाब बीजेपी वाले ये देते हैं कि मैं सामूहिक नेतृत्व में यकीन करते हैं हम लोग, और सामूहिक नेतृत्व से सब नेता इमर्ज करता है। तो मोहन यादव जी और भजनलाल शर्मा जी जैसे इसकी दो ही वजह हो सकती है, या तो आपको मालूम है कि मैं नीतीश जी को या उनके समर्थक को नाराज नहीं कर सकता, दूसरी कि आपके पास नेता नहीं है। नहीं, वो उसके ऐतिहासिक कारण है। एक तो संगठन का कारण है, लीडरशिप जो रही लीडरशिप उसका कारण है, एक तो जिसकी तरफ वो इशारा कर रहे हैं अनंत विजय जी। लेकिन उसके अलावा क्या कुछ पॉलिटिकल और सोशल कारण बहुत है, सोशल इश्यूज बहुत हैं, जिनकी वजह से बीजेपी अपना कोई एक लीडर नहीं आगे कर पाई। क्योंकि उसका जो अभी जो बेस है बीजेपी का, वो फॉरवर्ड का है, जो 10% आबादी है, 9% आबादी है। उसी के वोट के आधार पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पिछली बार भी उनको 100 सीटें मिली थी, 74 सीट भारतीय जनता पार्टी जीती, जिसमें 40% फॉरवर्ड एमएलए हैं, 33 फॉरवर्ड एमएलए हैं 74 में से। अच्छा, हाँ, लेकिन आप उसको लीडर नहीं बना सकते हैं, क्योंकि वहां कास्ट का फ्रेगमेंटेशन जिस लेवल का है, जिस लेवल तक डिवीजन है कास्ट का, और कास्ट के बीच जिस तरह की कंपटीशन है, उस कंपटीशन में अभी आप कोई ओबीसी, नॉन यादव ओबीसी या ईबीसी का कोई लीडर इमर्ज ही नहीं कर सका है। आपका कोई नेता ही तैयार नहीं हो सका है जिसको आप एक चेहरा ले आकर के आगे रख सकें। कल से बीजेपी की सोशल मीडिया पे धुलाई हो रही है। ये तो 75-74% आरक्षण देने वाली पार्टी बन चुकी है। अब बिहार में भी तो 65% आरक्षण के लिए किया हुआ ना कि हम नीतीश कुमार ने किया, नीतीश कुमार और उसके RJD बावजूद आप कह रहे हैं कि वो टैग नहीं हट रहा है इनसे, बिहार में नहीं हटेगा। अपर वो कास्ट वोट वाला लेना है, और लीडरशिप आपकी तमाम जो एक मजबूरी के तहत आपको ओबीसी ईबीसी लीडर दिखानी है, लीडरशिप दिखानी है, ओबीसी में भी गैर यादव लीडरशिप आपको दिखानी है। हाँ। तो आपको ये खतरा भी दिखता है कि हमारा जो कोर वोट है फॉरवर्ड का, वो हमसे छूट मत जाए। हम अगर कोई एक लीडर आगे प्रोजेक्ट कर दे चुनाव के पहले, चुनाव के बाद एक बार आप बना दे तो लीडर स्टैब्लिश हो जाए। मतलब मोटी बात, जात से ही मात खा रहे हैं। जात से ही बिहार में पॉलिटिक्स से उसी की है। बिहार अभी में कोई उसको तोड़ नहीं सकता। सवर्ण नेता अभी किसी पार्टी को लीड नहीं कर सकता। नहीं तो कांग्रेस ये दुस्साहस कर रही है कन्हैया कुमार के मार्फत। इसको 20 साल में भी डिकोड नहीं कर पाए आप लोग। देखिए, जो सही कहा गया कि हमारी सामूहिक जो बात है, गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है।
और यही अनुभव है। ये आप इसे माने न माने, लीडर किसे कहते हैं? जो चुनाव जीत के बराबर आ रहा हो। भारत सरकार में मंत्री हैं गिरिराज सिंह, सतीश दुबे मंत्री हैं, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी। सर आप इनको नेता बना के वोट नहीं दे सकते। गिरिराज बाबू को ये लोग नेता एक बार अच्छा कह लें क्या? नहीं, रविशंकर प्रसाद, राजीव प्रताप रूडी, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, बहुत हमारे नेताओं की कोई कमी नहीं है। लेकिन ये है हम सब, विजय सिन्हा भी, मैं देखिए छोड़ने क्योंकि गिरिराज जी का भी नाम लिया, फिर आप कहेंगे एक ही जाति के नेता का नाम ले रहे हैं। तो लीडरशिप हम लोग 99 में, अब ठीक है हम लोगों की उम्र अगर न दिखती हो, मैं आपको बहुत दिनों से देख रहा हूँ, आप वैसे ही लग रहे हैं कई साल से, अजीत जी भी वैसे ही लग रहे हैं। तो 99 में, 1999 में मैं भारत सरकार का मंत्री हुआ, बिल्कुल 26 साल हो गए। लेकिन मैं आज अपने को कार्यकर्ता कह रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ सब कार्यकर्ता हैं। और दल में लोग दावा करते हैं मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं, मैं लीडर हूं। हमारे यहाँ नेता एक है, नरेंद्र मोदी, बाकी सब हम कार्यकर्ता हैं। इसलिए आपको लीडर का था। यहाँ तो जिसको 5 MLA की पार्टी, वो भी कहता है कि हम लीडर हैं। जिसका 1 MLA नहीं है वो भी कह रहा है कि हम उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मतलब दावा करने वाले लोग हैं, कह रहे जी मैं ही नेता हूं। यानी उस समाज में पैदा हुए तो उस समाज का मतलब कि पूरा समाज उन्हीं के कहने पे है। अरे आप आखिर के 3-4 मिनट रह गए, आप मुझे अपना असेसमेंट वही बता दीजिए ताकि हम नतीजों के बाद फिर उसको याद कर सकें। प्रशांत किशोर, हम सर्वे की बात कर रहे थे, 4-5 सर्वे देखे हमने, 8-10% का वोट सर्वेस कह रहे हैं प्रशांत किशोर को मिलेगा। सीट की मैं बात नहीं करता, आप सहमत हैं? मैं 61% लोग इस सरकार से सेटिस्फाइड हैं और फर्स्ट डिवीजन है, इससे सहमत हूं। ठीक है, बाकी क्या क्या आंकड़े आ रहे हैं? राहुल गांधी की 16 दिन की यात्रा आज कोलंबिया में है। कोलंबिया में उन्होंने बोला कि भाई कोलंबिया वाला मिला के बोल रहे हैं आप? वो हाँ नहीं, बिहार, कोलंबिया, मलेशिया मिला के बोल रहे हैं यात्रा? नहीं, या वो जो यात्रा वहाँ बिहार की 16 दिन, मलेशिया के 4-5 थे मेरे ख्याल में, कोलंबिया के भी 4-5 दिन है, वो अलग से जोड़िए। जी जी, वो उसको देखिए, काम तो वहां भी वही कर रहा है ना, लोकतंत्र खतरे में है अभी भी। वो तो जब विदेश जाते हैं तो कहते हैं वो तो घुसपैठियों को बचाने की यात्रा थी, और बहुत दिन बाद इतना चला दिया उन लोगों ने, और उसमें तो विवाद ही हुआ है। अभी तक तो उनके यहाँ कुछ तय ही नहीं है कि मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा, ये मानने को तैयार राजद नहीं है। महागठबंधन में महाफूट है, हमारे यहाँ सब कुछ तय है। हमारे मोदी जी का आशीर्वाद है, नीतीश कुमार का नेतृत्व है, अमित शाह जी की रणनीति है, और हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी और हमारे विनोद तावड़े जी उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा की टीम नीचे काम कर रही है, पूरा क्लियर टीम। लालू यादव, तेजस्वी यादव का कोई जोर नहीं है इस बार? इस बार कोई जोर नहीं है, क्योंकि इस बार बहुत बड़ा डेंट आने वाला है। ये जो आपने, जिसको मैंने पलट दिया है, YM समीकरण जो है, ये इस बार बिखर जाएगा। क्योंकि मुसलमानों को डरा डरा कर वोट लेते थे, तुम्हारी मस्जिद बंद हो जाएगी, अजान बंद हो जाएगा, तुम्हें बाहर भेज दिया जाएगा, तुम्हें इंडिया से बाहर पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। अब ये कहने से नहीं होगा, सबको पता है ये हमारी सरजमी है। जो हिंदुस्तान की मिट्टी का मुसलमान है वो मोदी से नहीं डरता, उसे पता है कि मोदी हमारा है, हम मोदी के हैं, ये देश हमारा है, हम देश के हैं। तो वो अब डर खत्म हो गया है। खुदा से डरने वाली कौम को इन्होंने बहुत बीजेपी से डराया, अब कोई डरने वाला नहीं है। RSS से डरा है, अब तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी मुस्लिम समाज में भी काम कर रहा है। अच्छा, हमने सबको लेकर चल रहा है। राहुल गांधी की तो कल बात काफी की थी हमने, लेकिन तेजस्वी यादव को जितना हल्के में शाहनवाज जी ले रहे हैं, लालू यादव तेजस्वी यादव को, आपको लग रहा है स्पेंट फोर्स है इस बार? नहीं, स्पेंट फोर्स तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन आंशिक रूप से मेरी सहमति है शाहनवाज जी से कि तेजस्वी जी का जोर 2020 में जितना था उतना 2025 में अभी नहीं दिखाई दे रहा है। हो सकता है अभी मोमेंटम पकड़े, अभी चुनाव की घोषणा होगी, सीटों का बंटवारा होगा, फिर सरफुटअव्वल होगा, चाहे इनके गठबंधन में हो चाहे उनके गठबंधन में हो, जिसमें भी हो, वो चीज़ें बाहर आएंगी नहीं आएंगी। तेजस्वी जी इस बार
एक तो वो आंतरिक पारिवारिक कलह से भी जूझ रहे हैं, ये बड़ा संकट है उनके सामने। जो हरियाणा लॉबी वर्सेस बिहार के यादवों के बीच का एक संघर्ष आंतरिक रूप से दिखाई नहीं देता है बहुत ज्यादा, लेकिन आंतरिक रूप से वो संघर्ष बहुत बहुत गहरा है। जो बिहार के यादव हैं वो ये सोच रहे हैं कि हरियाणा का यादव आके अब हमको नेतृत्व देगा। जिनकी लालू यादव में आस्था थी वो भी ये सोच रहे हैं कि अब बाहरी आदमी आके हरियाणा का प्रभाव बहुत रहता है, तेजस्वी यादव पे नहीं है। हरियाणा के गुप्ता जी थे, वो भी बहुत अभी भी यही राज्यसभा, वो तो है ही सर, वो झारखंड से अब जो है, झारखंड से हैं, हाँ। तो उनका भी प्रभाव है। ठीक है। और हरियाणा के खिलाफ, क्योंकि मेरी पत्नी हरियाणा से है तो मैं इन पर खिलाफ भी नहीं प्रभाव बोल है। सकता। फाइनल कमेंट, जैसे जितना आसानी से उन्होंने कहा कि बिखर जाएगा इस बार MY या YM लालू यादव का, ऐसा लग रहा है वो नहीं बिखरेगा, वो क्योंकि नहीं वो तो बिखरेगा। अपना पॉलिटिकल, उन तो नेता हैं, उनकी बात को हमको क्या, वो तो कोई नेता काउंटर करेगा। एज अ जर्नलिस्ट हमको लग रहा है कि इस बार मोस्ट सीमेंटेड है वो, इसलिए सीमेंटेड है क्योंकि यादव को लग रहा है कि तेजस्वी के लिए ये सबसे अच्छा चांस है कि वो CM बनेगा, तो इसलिए वो नहीं बिखरेगा। और मुसलमान को लग रहा है कि बीजेपी आ जाएगी, तो इसलिए वो नहीं बिखरेगा। तो ये तो मोस्ट सीमेंटेड है। लेकिन इस बात को कोई आदमी अभी तक नहीं कह रहा है कि जाति गणना होने के बाद का ये पहला चुनाव है। और जाति गणना होने के बाद के इस विधानसभा चुनाव में आप यकीन करिए कि जिस तरह का जो बैकवर्ड कास्ट का मोबिलाइजेशन होगा नए तरीके से, उसको अनप्रेसिडेंटेड होगा। इसके पहले 1931 में सौरभ जी जाति गणना हुई थी और उसके तुरंत बाद त्रिवेणी संगम बना था। यादव, कोयरी और कुर्मी तीनों साथ आए थे। भोजपुर, पीरो, ये पूरा शाहाबाद का इलाका वो लोग जीते थे कांग्रेस को हरा करके। और इस बार फिर इस जाति गणना के बाद कास्ट का मोबिलाइजेशन हो रहा है, उसको समझने की जरूरत है। मुझे लगता है सर कि मुसलमान और भारतीय जनता पार्टी नदी के दो किनारे। शाहनवाज जी बहुत बोलने, मुझे याद पड़ता है जब शाहनवाज जी और सिकंदर बख्त हुआ करते थे तो इन दोनों के बारे में यही चर्चा होती थी कि एक ऐसे लोगों को लाके खड़ा कर दिया गया है जो भारतीय जनता पार्टी को एक वैधता देते हैं मुसलमानों के बीच में। मुसलमान कभी भी बिहार में बीजेपी को वोट किसी भी कीमत पर नहीं दे। अरे हम लोगों ने लिया है, हमने भागलपुर में लिया, हमने किशनगंज या भागलपुर जो भी है वो अलग बात है, उसकी बात अलग। बधाई के साथ प्रोग्राम शुरू किया था, शुभकामनाओं के साथ अंत करते हैं। शाहनवाज जी बहुत धन्यवाद आज प्रोग्राम में आने के लिए। विजयी होने की शुभकामनाओं के साथ भाई हम लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी जहां कहेगी, हमारे नेता मोदी जी, कार्यकर्ता हम सब पूरी ताकत से लड़ेंगे। आएगा एनडीए, छाएगा एनडीए, सरकार बनाएगा एनडीए। बहुत शुक्रिया शाहनवाज जी, अनंत जी, अजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका।